नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो उसी दरमियान की है जब मैं बरेली में डीआईजी रेंज हुआ करता था। तारीख है 25 मार्च 2019। समय सुबह 8:10। थाना पूरनपुर और जनपद पीलीभीत। अरविंद कश्यप सन ऑफ गंगाराम, निवासी ग्राम जटपुरा, थाना पूरनपुर, पीलीभीत। ये थाना पूरनपुर पर उपस्थित हुए। एक लिखित प्रार्थना पत्र लेकर थाने पर आए और बताया कि मेरा भाई महेश रोज रात में जंगल में फसल की जंगली जानवरों से रखवाली के लिए मचान बनाकर ऊपर सोने के लिए जाता है। कल 24 मार्च को रात करीब 8 बजे खेत की रखवाली के लिए भूपेंद्र सिंह के गन्ने के खेत में चक्रोड के सहारे जो गली पड़ी है, जो पगडंडी है, जो चक्रोड है, वहाँ पर सुबह उसकी लाश पड़ी हुई मिली। कल वो शाम को 8 बजे गया था सोने के लिए मचान पर, और आज सुबह 8 बजे आज सुबह सवेरे ही 6 बजे उसकी लाश वहाँ पर पड़ी हुई मिली। किसी ने उसके सर पर और चेहरे पर धारदार हथियार से चोट मारकर हत्या कर दी है और लाश वहीं पर पड़ी हुई है। अनुरोध है कि मेरी एफआईआर करा दें और लाश का पोस्टमार्टम करा दें। एसएचओ ने तुरंत उसकी लिखित प्रार्थना पत्र पर एफआईआर करने के आदेश कर दिए और क्राइम नंबर 143/19 धारा 302 आईपीसी का अपराध थाने पर पंजीकृत हो गया। और इसी के साथ, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जैसे क्राइम की घटना होगी, सूचना होगी, तुरंत कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी संबंधित को सूचना दे दी जाएगी। उसमें वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं और उसमें सभी यूनिट्स भी शामिल हैं। सभी अधिकारियों को भी सूचना दे दी गई और सभी यूनिट्स को भी मौके पर तुरंत पहुंचने के लिए कह दिया गया। थाना प्रभारी पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। पीलीभीत चूँकि तराई का एरिया है, तलहटी का है, बहुत घने जंगलों वाला इलाका है, इसलिए मार्च में 25 मार्च को भी काफ़ी ठंडक थी और सवेरे काफ़ी कोहरा था। मौके पर आसपास जो खेतों की रखवाली करने वाले लोग थे वो भी इकट्ठा हो गए थे और मृतक के गांव जटपुरा से भी काफ़ी लोग धीरे धीरे मौके पर ये देखने के लिए आ रहे थे कि उसकी कैसे हत्या हुई। भीड़ को सीन ऑफ क्राइम से दूर रखने के लिए हमेशा की तरह येलो टेप लगा दिया गया। हालांकि उसके पहले बहुत ढेर सारे लोग लाश के आसपास चक्कर लगा चुके थे। जब मैं डीआईजी रेंज या आईजी रेंज बरेली था या ज़िलों में जब एसएसपी रहा, तो मैं हमेशा मीटिंग्स में ये कहा करता हूँ कि जब भी किसी एसओ को, इंस्पेक्टर को, सीईओ को जब भी इस तरह की कोई सूचना घटना की मिलती है तो वो तुरंत संबंधित गांव के प्रधान को सूचित कर दे कि आपकी जिम्मेदारी है, फ़ौरन किसी को भेजकर सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व कर दीजिए, वहाँ किसी को जाने मत दीजिए, जिसको देखना हो दूर से देखे जब तक कि पुलिस वहाँ पहुँच नहीं जाती। क्योंकि घटनास्थल के आसपास जाने से फुटप्रिंट अगर कोई हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, फॉरेंसिक एविडेंस अगर कोई है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये दिक्कत होती है हमेशा, और बार बार कहने के बाद अभी भी लोग एजुकेट नहीं हो पाए हैं कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में क्राइम सीन का बचा रहना या मुकम्मल रहना या प्रिजर्व रहना कितना आवश्यक है। मैंने भी हर घटनास्थल पर देखा कि जो यंगर जनरेशन है, नए लोग हैं, वो तो मना करते हैं किसी को भी वहाँ जाने से कि भाई वहाँ मत जाओ, पुलिस आ जाएगी, टीम आ जाएगी, उसके बाद जाना, वहाँ नुकसान होगा। लेकिन पुराने लोग अभी भी इस बात को न सुनते हैं न इस बात को मानते हैं। बहरहाल येलो टेप लगा दिया गया। सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक सभी यूनिट्स आ गईं।
एसएचओ पूरनपुर ने मौके पर जो देखा उसके हिसाब से उन्हें ये लगा कि किसी धारदार हथियार से इसके सिर पे गहरी चोट लगी है, चेहरे पे चोट है और गर्दन पर चोट है और इसकी हत्या किसी एक ही वेपन से, क्योंकि जो धारदार हथियार की जो चोटें थीं वो लगभग एक नाप की थीं, एक विड्थ की थीं और लगभग एक ही डेप्थ की थीं। डॉग स्क्वाड घटनास्थल पर आया, लेकिन वो मचान तक नहीं गया। वो हैंडलर ने इंटरप्रेट किया कि साहब ये आदमी जब घर से चला है तो मचान तक नहीं पहुंच पाया, रास्ते में ही उसकी हत्या हो गई है, क्योंकि डॉग उसके बाद स्मेल लेकर सीधे गांव की तरफ गया, गांव के मुहाने पर पहुंचकर भटक गया, किसी मकान में या किसी व्यक्ति के पास तक वो नहीं पहुंच पाया। डॉग हैंडलर ने कहा कि साहब ऐसा लगता है कि इसको गांव से निकलते ही किसी ने पीछा कर लिया या वहाँ पे कोई इंतज़ार कर रहा था और मचान पर पहुँचने के पहले ही धारदार हथियार से इसकी हत्या कर दी। इतनी बात तो डेफिनेटली डॉग स्क्वाड ने कह दी, क्योंकि वादी ने थाने पर यह बताया था जब पूछताछ हुई कि भाई कैसे हुआ, क्या बताया गया। उसने कहा साहब रात में तो चले गए थे और ये लगता है सुबह जब 5-5 बजे ये बाहर निकलते हैं, घर तक आते हैं, तो ऐसा लगता है उस समय किसी ने हत्या कर दी, क्योंकि अगर रात में कुछ हुआ होता तो अब तक ज़रूर पता लग गया होता। खैर, ये बात डॉग स्क्वाड ने क्लियर कर दी कि ये मचान तक नहीं पहुंच पाया था। फील्ड यूनिट में फॉरेंसिक्स के जो लोग थे उन्होंने ब्लड देखकर और सैंपल लेते समय, खून आलूद मिट्टी के सैंपल लेते समय देखा कि काफ़ी थिकनेस थी ब्लड में, यानी उसमें काफ़ी कोआगुलेशन यानी जमने की प्रक्रिया काफ़ी हो चुकी थी और इससे प्रतीत हो रहा था कि यह हत्या 10 से 12 घंटे पहले की गई है। फील्ड यूनिट वालों को भी कुछ बहुत ज़्यादा एविडेंस वहाँ पर नहीं मिला, कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला। खेतों की मिट्टी और ओस की वजह से चक्रोट की मिट्टी भी काफ़ी गीली थी सवेरे सवेरे। फुटप्रिंट उसमें बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि इसमें अपराधी के हैं कि या जो लोग आए हैं तमाशबीन, ये उनके फुटप्रिंट हैं। इतने ज़्यादा फुटप्रिंट थे, फिर भी फॉरेंसिक्स वालों ने उनके कुछ के नज़दीक से अच्छे फ़ोटोग्राफ निकाल लिए, क्योंकि इतने फुटप्रिंट्स को प्लास्टर ऑफ पेरिस के कास्ट में निकालना और उसके बाद फिर उसका प्रिंट बनाना ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ज़्यादातर फुटप्रिंट्स ओवरलैपिंग थे। खैर, फील्ड यूनिट के लोग भी वहाँ से अपना काम करके वापस चले गए। सर्विलांस और क्राइम ब्रांच के लोगों ने मृतक के परिवार और उनसे संबंधित लोगों के मोबाइल नंबर इकट्ठा कर लिए और मौके की बीटीएस और टावर आईडी नोट करके वो मुख्यालय चले गए। प्रोसेस ये होता है कि जब टावर आईडी आप नोट करेंगे, हर सर्विस प्रोवाइडर यानी हर मोबाइल कंपनी की अलग अलग टावर की आईडी होती है उस मौके पर, यानी किस टावर से वो सिग्नल ले रहा है या किस टावर को वो कॉल की सिग्नल दे रहा है। ये संबंधित कंपनी को मेल करके सर्विलांस वाले ये कहते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक आपकी मोबाइल कंपनी के टू एंड फ्रो कॉल्स यानी रिसीव किए हुए और डायल किए हुए कॉल इतने बजे से इतने बजे तक इस आईडी पर कितने थे। 12-13 मोबाइल ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर, और यह डाटा जब दिया जाता है तो वो छोटे पीरियड का नहीं देते हैं, वो 24 घंटे का देते हैं और बहुत बड़ा डाटा होता है। हालांकि देहात में या जंगल में ये डाटा काफ़ी कम होता है, क्योंकि जंगलों में एक तो टावर है नहीं और जो भी हैं उसमें ट्रैफिक थोड़ा कम है। खैर, 10-11 बज गए थे, सारे लोग अपना अपना काम करके चले गए। बॉडी का पंचायतनामा हुआ, बॉडी सील की गई, बॉडी को एक ट्रैक्टर में लाद कर पीलीभीत के जिला मुख्यालय भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। एसएचओ ने मौके पर बनाई जाने वाली जो नक्शा नज़री कहते हैं कि मौके पर लाश किस तरफ थी, पूर्व पश्चिम थी, उत्तर दक्षिण थी, तिरछे पड़ी थी, औंधे पड़ी थी, सीधी पड़ी थी, कौन सा किसका जो खेत है वो कितनी दूर था, 10 फीट पे क्या था, 15 फीट पे क्या था, 5 फीट पे क्या था, रास्ता किधर से किधर को जा रहा था। ये सब चीज़ें कोर्ट में जब बहस होती है, वकील जब बहस करते हैं तो डिफेंस का लॉयर पूछता है आप किधर से आए थे, आपने कब देखा था, लाश तो ऐसे ऐसे पड़ी थी, आपने इसमें ये लिखा हुआ है, इत्यादि इत्यादि। और अगर आप कंफ्यूज हुए
तो ये लाभ हमेशा मुलजिम को यानी अक्यूज्ड को मिल जाता है। थोड़ी बहुत अनौपचारिक बात भी इंस्पेक्टर ने मौके पर लोगों से की, जो लोग भी मौके पर थे, लेकिन किसी तरह का कोई रंजिश होना इनसे, मृतक से या इसके परिवार से नहीं पाया गया। शाम तक पोस्टमार्टम हो गया और रात को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी थाने पर आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वही आई जो एक्सपेक्टेड थी कि कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटी मॉर्टम इंजरीज कॉज्ड बाई शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट, यानी धारदार वस्तु से आई चोटों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव और सदमे से मृत्यु का होना पाया गया। अगले दिन विवेचना का काम शुरू हुआ। जैसे ही पोस्टमार्टम हुआ, घर वालों ने लाश रिसीव की, जाके अंतिम संस्कार किया, अंतिम संस्कार करके घर वापस आ गए। फिर पुलिस ने अपना काम शुरू किया। इंस्पेक्टर अपने दल बल के साथ थाने गांव में पहुंच गए, लोगों के बयान लेने, परिवार वालों के बयान लेने, रंजिश का पता करने, कारण का पता करने, कॉज ऑफ मर्डर का पता करने। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि सामान्य रूप से कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग अफसर अपने दिमाग में रखता है। परिवार के लोगों के बयान से स्पष्ट हुआ कि मृतक 5 भाई थे और सिर्फ बड़े भाई घनश्याम विवाहित थे। बाकी के 4 भाई अविवाहित थे जिनकी शादी नहीं हुई थी और ये सब अपने पैतृक मकान में रहते थे। स्थानीय भाषा में जो भाई जिसकी शादी हुई थी उसको शादीशुदा कहते हैं और जिनकी शादी नहीं हुई है उनको रणुआ कहा जाता है। वैसे तो रणुआ का जो शाब्दिक अर्थ है वो ऐसे व्यक्तियों के लिए है जिनकी पत्नी का देहांत हो चुका हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी अविवाहित उम्रदराज पुरुषों को रणुआ कहा जाता है। अब यहाँ रणुआ का जिक्र आ गया है तो मैं प्रसंगवश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से की बात बताना चाहूँगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3-4 जिलों में, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत शामिल है, खासकर बागपत, यहाँ पर पुलिस थानों पर एक रणुआ रजिस्टर भी रखा जाता है। इसकी बड़ी विशेष कहानी है और ये क्यों रखा जाता है इसके पीछे कारण भी है। उस रजिस्टर में किसी गांव में किस परिवार में कितने रणुआ हैं, उनका नाम और उनकी गिनती लिखी जाती है। वैसे ऐतिहासिक रूप से यह परंपरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों से शुरू हुई, जाट परिवारों से शुरू हुई थी और उसके पीछे तत्कालिक कारण भी थे, क्योंकि जब जब विदेशी आक्रांताओं ने दिल्ली पर हमला किया तो दिल्ली के आसपास जाटों ने ही सबसे ज़्यादा मुचहटा लिया और उन्हीं का सबसे अधिक नुकसान भी हुआ। जन धन दोनों की बहुत हानि हुई और आज भी उनका उस समय जीविकोपार्जन का एक ही साधन था, खेती। दूसरा कोई साधन उनके पास नहीं था और आज भी हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट ही हैं। पूरा परिवार खेतों में मिलेगा आपको, चाहे जिस गाड़ी से चलें, लंबी से लंबी गाड़ी से, लेकिन खेती के समय सारा परिवार एक होकर बहुत मेहनत करता है। उसके पीछे लॉजिक ये थी कि उनकी ज़मीन बची रहे, क्योंकि ज़मीन से बड़ी मोहब्बत है उनको, खेत से, किसानी से बहुत मोहब्बत है। उनकी ज़मीन बची रहे, एक साथ रहे और उसका बंटवारा ना हो। इसलिए अगर 2 भाई हैं तो उनमें से एक की शादी, 4-5 भाई हैं तो भी एक की शादी, 6-7 भाई हैं तो भी एक की शादी, यानी उसी के जो बच्चे हों, जो शादीशुदा है, उसी में ज़मीन का बंटवारा हो। बाकी के बच्चे ही नहीं होंगे तो बंटवारा नहीं होगा। दूसरा कारण ये और भी था कि अगर ज़मीन कम है, 5 भाइयों में 6 भाइयों में बंटवारा हो गया तो सबका अलग अलग गुजारा संभव नहीं था। इसलिए कंबाइंड ज़मीन रहेगी, ज़्यादा ज़मीन रहेगी, सब ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उसी में जो अनाज होगा उससे सबका भरण पोषण हो जाएगा और इससे उनको पर्याप्त अनाज खाने के लिए भी और बेचने के लिए भी मिल जाएगी। इसलिए सारे भाई मिलके उस शादीशुदा भाई की पत्नी और उनके बच्चों के लिए मेहनत करके अनाज इकट्ठा करते हैं और इसके एवज में शादीशुदा व्यक्ति की पत्नी द्रौपदी की तरह सभी भाइयों में बांटी जाती है। बांटी जाना शब्द कहना तो ठीक नहीं है, सभी के लिए, जैसे द्रौपदी का पांडवों से संबंध था उस तरह के संबंध सभी के लिए औपचारिक हैं।
ये ना अनौपचारिक हैं और ना ही सीक्रेट हैं। हमें भी इसकी जानकारी तब हुई जब 1999 में इंडिया टुडे में रणुआ रजिस्टर, रणुआ प्रथा और द्रौपदी प्रथा के बारे में एक डिटेल्ड छपा था लेख। बहुत बड़ी स्टोरी छपी थी। हम भी उसको पढ़ के हतप्रभ रह गए। अपने मित्रों से जो मेरे बैचमेट्स इधर के रहने वाले थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ ऐसी बात है, लेकिन अब ये चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। आप भी इंडिया टुडे के आर्काइव्स में जाके इसको पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल जानकारी है इसमें रणुआ प्रथा के बारे में। उस समय के एक जाट लीडर थे कुलदीप सिंह, उनका लंबा सा बयान भी उसमें छपा है। उन्होंने अपने बयान में उस लेख में बताया कि रणुए पुरुष को भाई की पत्नी के साथ सोने की अनुमति देना आम बात है और परिवार इसे पारिवारिक अरेंजमेंट कहता है और इसी अरेंजमेंट के साथ पूरा परिवार रहता भी है। 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई जितने भी हैं, जिसकी चप्पल उस महिला के कमरे के सामने उतरी होगी, ये माना जाएगा कि वही व्यक्ति इस समय भीतर है। उस समय दूसरा कोई नहीं जाएगा और इसमें किसी तरह का आपस में मनमुटाव भी नहीं है। तो ये तमाम कारणों से ये प्रथा उस ज़माने में चलती रही, क्योंकि खेती के सिवा कोई और साधन नहीं था और जो विदेशी आक्रांता थे बार बार इसी क्षेत्र में आक्रमण करते थे। ये भी ये कहा गया कि रणुआ परिवार के साथ प्रेम से रहे तब तो ठीक ठाक, लेकिन परिवार से किसी बात पर खार खाकर वो अपनी ज़मीन किसी बाहरी के नाम करना चाहे तो सारे भाई मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। फिर कारण वही कि ज़मीन एक साथ रहे, उनके पास रहे, बंटे नहीं, किसी दूसरे को जाए नहीं। यह भी देखा गया कि जायदाद के चक्कर में अगर 2 भाइयों में झगड़ा हुआ तो रणुए की हत्या हो जाती थी। कभी कभी शादीशुदा भाई भी रणुआ की हत्या इसलिए कर देते थे कि जल्दी ही उसका हिस्सा उसको भी मिल जाए। कभी इस वजह से भी हत्या होती थी कि कहीं ये शक हो जाए कि उसे रणुआ भाई को किसी मित्र से, किसी महिला से इश्क हो गया है या शादी कर सकता है, तो इसके पहले कि वो शादी करे, बच्चे पैदा करे और ज़मीन के टुकड़े हों, उसकी हत्या कर दी जाती थी। लेख में जो आंकड़े दिए हुए हैं उसके मुताबिक 1994 में पुलिस रिकॉर्ड में इन तीनों जिलों में कुल 65 हत्याएं हुई थीं, जिनमें से 40 हत्याएं इन अधेड़ गैर शादीशुदा मर्दों की थीं। रणुओं की इतनी बड़ी संख्या में हत्या के बाद इन चारों जिलों में थानों पर रणुआ रजिस्टर मेंटेन किया जाने लगा ताकि इन हत्याओं को बचाया जा सके, ताकि लोगों को जानकारी रहे कि इस घर में इतने रणुआ हैं और कभी भी इनकी हत्या हो सकती है। पर अब इस तरह की बातें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। इंटरनेट और कम्युनिकेशन ने परिस्थितियां बदल दी हैं और धीरे धीरे रणुआ या द्रौपदी प्रथा अब ख़त्म होने की कगार पे है। लोग, पुरुष और महिलाएं पढ़ लिख रही हैं और यंगस्टर्स अब इस प्रथा का विरोध घर में ही करने लगे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। हालांकि रणुआ रजिस्टर आज भी थानों पर मौजूद है। लगभग 15-20 सालों से इसमें कोई नई एंट्री नहीं की गई है। मैं जब पोस्टेड था एक बार एसपी सिटी मेरठ और फिर उसके बाद एसएसपी मेरठ की पोस्टिंग में, मैंने उत्सुकतावश इंस्पेक्शन जिन थानों का किया, खासकर पुराने थानों का, नए थानों पे तो नहीं है, पुराने थानों का, तो मैंने उत्सुकतावश ऑफिस स्टाफ से कहा कि भाई रणुआ रजिस्टर के बारे में बहुत सुना है, तुम्हारे थाने पर है क्या? तो उन्होंने बताया कि हाँ साहब, चूँकि ये कच्चा रजिस्टर है और अब प्रचलन में नहीं है, लेकिन हम लोग इसको संभाल के अपनी कस्टडी में रखते हैं, पता नहीं कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए। दौराला, थाना किठौर और एक और थाना, शायद जहाँ तक मुझे याद है सरधना में, ये रजिस्टर मौजूद था जो थाने के स्टाफ ने मुझे दिखाया। लेकिन जो रनिंग रजिस्टर या प्रचलित रजिस्टर की सूची है उसमें ये अंकित नहीं है, क्योंकि अब ये प्रचलन में नहीं है। और थाना कार्यालय में सिपाहियों ने या मुंशियों ने ये बताया कि साहब ये कच्चा रजिस्टर था। उस समय चूँकि बहुत ज़्यादा रणुओं की हत्याएं होती थीं, तो स्थानीय अरेंजमेंट में पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि भाई इनकी जान बचाना ज़रूरी है, ये भी बेचारे आखिर आदमी हैं,
तो रणुआ रजिस्टर बना के पूरे इलाके में, हर गांव में ऐसा सेंसस किया गया था कि किस किस गांव में कितने रणुआ रहते हैं। चूँकि वर्तमान हत्या जो हुई थी वो इसी परिप्रेक्ष्य में हुई थी, इसलिए मैंने आपको ये पूरी बात बताई। और यही अरेंजमेंट इस परिवार में भी था, जिस परिवार का ये महेश जिसकी हत्या हुई थी। ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे। महिला के कमरे के बाहर जिसकी चप्पल होती थी, ये माना जाता था कि वही पुरुष, वही भाई इनका भीतर है। और फिर उस समय कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता था। जब उसकी बारी आती थी या उसको जब भीतर जाना होता था तो वो भी जाता था चप्पल उतार के। ये फैमिली अरेंजमेंट है, न तो ये चोरी छिपे है, न ही ये कोई सीक्रेट अरेंजमेंट है। गांव वालों ने बयान में बताया कि भाइयों के बीच जमीन कम होने के कारण मृतक और उसके बड़े भाई घनश्याम ने गांव के मंगलेश मिश्रा, सन ऑफ श्रीश चंद्र मिश्रा, की करीब 1 एकड़ ज़मीन लगभग 6 महीने पहले बटाई पर खेती के लिए ले ली थी। घटना के समय उस खेत में जो बटाई पर ली गई थी उसमें गेहूं की फसल लगी हुई थी और जंगली जानवरों से या दूसरे जानवरों से उसको बचाने के लिए ही रात में मृतक मचान पर, उस खेत में बने मचान पर जाकर सोता था। फिर गांव वालों ने धीरे धीरे बताया कि मृतक की बहुत गहरी दोस्ती खेत स्वामी मंगलेश मिश्रा से थी और वो भी कभी कभी मृतक महेश के साथ मचान पर ही सो जाता था। मंगलेश शराब और मीट का बहुत प्रेमी था। वो अक्सर मचान पर भी महेश के साथ शराब पीता था और मांसाहार जो भी व्यंजन होते थे उनका प्रयोग करता था। लेकिन इन सारे बयानों से कोई बात आगे बढ़ी नहीं। पुलिस अपना फोकस उसी रणुआ मर्डर पर करती रही। हालांकि ये इन जिलों में प्रचलित नहीं है, लेकिन फिर भी ये माना गया कि ये उधर से माइग्रेट होके आए हैं। गांव का नाम भी जटपुरा है, हालांकि ये लोग जाट नहीं थे। तो ऐसा माना गया कि पुरानी परिपाटी जो जाटों की थी वो शायद यहाँ पर चल रही हो। इसी वजह से इस घर में भी यही परिपाटी बनी हुई है। जब कोई बात नहीं आई और इसी चक्कर में गांव में तमाम लोग उठाकर थाने लाए गए, पूछताछ की गई और 1 आध दिन 2 दिन बिठाने के बाद उन्हें छोड़ा गया। आप समझ सकते हैं कि क्यों बुलाया गया था और कैसे छोड़ा गया होगा। सर्किल ऑफिसर ने अपने अर्दली रूम में इसके अनावरण के बारे में तमाम बातें कहीं और कहा कि मैं स्वयं इसको देखूंगा, कैसे अनावरण नहीं होगा, क्योंकि लगभग 2 महीने बीत गए थे। उन्होंने अपने हाथ में लिया और नए सिरे से विवेचना शुरू कराई। सभी यूनिट वालों से बात की गई। सर्विलांस वालों को कहा गया कि जितने डॉक्यूमेंट आपने, जितने भी एक्सेल शीट में आपने इसका एनालिसिस की है और लैपटॉप पे जितना भी डाटा है वो लेकर कार्यालय में उपस्थित हों। सीओ के कार्यालय में ये लोग वहाँ पहुँच गए। सीओ पूरनपुर के कार्यालय में पहुँच गए। उन्होंने एक एक करके चीज़ें देखी और उन्होंने कहा कि जब आप टावर आईडी ले गए थे तो आपने डंप डाटा अभी तक क्यों नहीं मंगाया। उन्होंने बताया कि सब मंगाया, लेकिन चूंकि डंप डाटा में ज़्यादा डाटा है इसलिए अभी उसकी एनालिसिस नहीं हुई है। उन्होंने फटकार लगाई। उन्होंने कहा बस 2 महीने हो गए, अनावरण हुआ नहीं है, तुम लोग भी वेट करते रहते हो, काहे इतनी मेहनत करें, उसके पहले ही लोकल पुलिस इसका अनावरण कर सकती है। उनको ये बताया गया कि टावर डाटा का आप गंभीरता से अध्ययन करिए, बेशक आपको हफ्ते 10 दिन 15 दिन लग जाए, और ये देखिए वैसे भी टावर डाटा या डंप डाटा जंगली क्षेत्रों में कम होता है, शहरों में ये बहुत ज़्यादा होता है, जिनका विश्लेषण या जिनकी विवेचना बहुत मुश्किल होती है। तो खैर आप इसको निकालिए कि उस स्थान से घटना के 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद कितनी कॉल्स हुई और कितनी रिसीव की गई। और जब ये नंबर आ जाए तो एक एक आदमी को बुलाइए, उनसे पूछताछ करिए कि इतने बजे आप वहाँ क्या करने गए थे और जिसको कॉल की उससे क्या बात की, जिसकी कॉल आई उससे क्या बात की। खैर सर्विलांस वालों ने मेहनत की और हफ्ते भर में उन्होंने 3 ऐसे नंबर निकाले जो घटनास्थल पर एक साथ गांव की तरफ से गए थे। वहाँ पर करीब 1 घंटे रहे थे और 1 घंटे बाद फिर वो गांव की तरफ वापस आए थे। इन तीनों को फिजिकली वेरीफाई किया गया।
पहले का नाम सर्वेश उर्फ बाबू, सन ऑफ हरप्रसाद, रेजिडेंट ऑफ शाहपुर, थाना देवरनिया, बरेली। दूसरे का इंद्रजीत उर्फ इंदू गंगवार, रेजिडेंट ऑफ रामनगर गौटिया, थाना देवरनिया, बरेली। और तीसरे का संकटे सन ऑफ सोहनलाल, आरो जटपुरा, यानी वो गांव का ही था, संकटे गांव का ही था। ये दोनों देवरनिया के थे, लेकिन वहाँ से बहुत दूर गांव नहीं है, बहुत पास में ये सब गांव हैं जो बरेली ज़िले के हैं। इन तीनों को उठाने के लिए एक एक टीम भेजकर दबिश दी गई। एक एक करके तीनों उठ भी गए। सबसे पहले सर्वेश उर्फ बाबू थाने पर आया तो पूछताछ शुरू हुई। लीडिंग क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि पुलिस बहुत परेशान थी कि पहले बाप का नाम, चाचा का नाम, ताऊ का नाम, किसकी शादी कहाँ हुई, किसकी ससुराल कहाँ है, किसकी ननिहाल कहाँ है। बेसिकली इससे पूछताछ शुरू होती है। लेकिन चूंकि पुलिस बहुत परेशान हो चुकी थी 2 महीने से, तो लीडिंग क्वेश्चंस किए गए कि 24 मार्च की रात तुम कहाँ थे। उसने फिर वही दाएं बाएं बहकाना शुरू किया, किससे कहानी बतानी शुरू की, और तुरंत ही पूछने वाले श्रेणीबद्ध पूछताछ पे आ गए, क्योंकि उनको पता था सीडीआर में उसकी लोकेशन कहाँ दिखाई गई है या कहाँ दिख रही है, कितने बजे गया, कितने बजे आया। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, और बस श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू कर दी गई। बहुत अच्छी वाली भी और बहुत बहुत अच्छी वाली भी। श्रेणीबद्ध पूछताछ का असर भी हुआ। थोड़ी देर में असर होने लगा। जब पस्त हो गया तो वो बिल्कुल बोला कि अब बंद कर दीजिए ये पूछताछ, मैं सब बता दूंगा। सर्वेश ने बताया कि खेत स्वामी मंगलेश मिश्रा की लड़की गुड़िया उर्फ नीरज से मेरा प्रेम प्रसंग करीब साल भर से चल रहा था, और हम दोनों चोरी छिपे मिलते थे। गांव में एक बार मिलने पर कुछ लोगों की नज़र पड़ गई तो हम 2 महीने एक दूसरे से नहीं मिल पाए। शिकायत हो गई मेरे भी घर में और उसके भी घर में। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग अब खेतों में मिलेंगे, क्योंकि खेत थोड़ा जंगली इलाके में है, और वहाँ पर जिनका खेत है या जिनका आसपास है उनको छोड़ के कोई नहीं जाता है। इन दोनों के खेत उसी इलाके में भी थे, तो कभी इसके खेत में कभी उसके खेत में हम लोग मिला करते थे। एक दिन हम लोग दोनों ने तय किया कि हम भूपेंद्र सिंह वाले गन्ने के खेत में मिलेंगे। वो इसलिए किया, हालांकि उन्हें ये पता नहीं था कि ये भूपेंद्र सिंह का गन्ने का खेत है। उन्होंने जो लैंडमार्क बताया उसका, कि मचान के बाईं तरफ जो गन्ने के खेत हैं उनमें से पहले गन्ने के खेत में हम मिलेंगे, और ताकि दोनों को भटकने की गुंजाइश न रहे और हम सीधे उस स्थान पर पहुंच जाएं। हम लोग गन्ने के खेत में थे, तभी मृतक गेहूं में पानी लगा रहा था। उसके कपड़े भीग गए थे। वो मचान पर चढ़ गया अपने कपड़ों को, कपड़े वहाँ रखे हुए थे, अपने कपड़ों को बदलने के लिए, और मचान से ही उसने आवाज़ दी कि कौन है। या तो उसने गन्ने में कुछ हलचल देख ली या उसने हम लोगों को देख लिया। जैसे ही उसने 2 बार आवाज़ दी कि बाहर निकलो, कौन है, हम दोनों लोग गन्ने के खेत से निकल के भागे। उसने गुड़िया को भी पहचान लिया, और मुझे शक था कि मुझे भी पहचान लिया होगा, क्योंकि वो दोनों को जानता था, दोनों ही गांव के थे। गुड़िया बहुत परेशान हो गई कि इसने हमको देख लिया है, और अक्सर शाम को मेरे बाप इनके साथ बैठ के दारू पीते हैं इसी मचान पे, और जब बैठ के दारू पिएंगे ये बता ज़रूर देगा। खुद तो शादी की नहीं है, ये ज़रूर बता देगा। फिर इसने बताया, मुलजिम ने, कि सर्वेश उर्फ बाबू ने, कि मैंने उससे कहा कि तुम परेशान मत हो, आज ही मैं इसको ठीक कर दूंगा। मैंने अपने दोस्त इंदू गंगवार और संकटे को उसी समय गांव में बुलाकर बात की और कहा कि बहुत अर्जेंट है, आज ही इसको निपटाना है। ये मचान पर जाते समय सिर्फ हाथ में डंडा लेकर जाता है, और मचान पर इसने बल्लम रखा है जंगली जानवरों से बचाव के लिए, उनको मार के भगाने के लिए। वहीं से देख के दूर से फेंक के बल्लम मारा जाता है, और जब जो जानवर है, जंगली जानवर है या पालतू जानवर है, उसको चोट लग जाती है तो वो भाग जाता है। तो इसने कहा अगर ये मचान के आसपास हम लोग करेंगे तो इसके हाथ में बल्लम होगा, खतरा हो जाएगा। तो जैसे ही ये गांव से मचान की तरफ निकले, वहीं इसका काम कर देना है। हम तीनों लोग रास्ते पर जाके बैठ गए। हमें अंदाज़ था कि 8 साढ़े 8 बजे ये खाना खा के सोने के लिए निकलेगा।
हम लोग उसी गन्ने के खेत में छिपकर बैठे रहे। थोड़ी देर में यह आता हुआ दिखाई पड़ गया। जैसे ही वो आया, संकटे ने उसके आँख पर टॉर्च मार दी। टॉर्च की तेज रोशनी में उसकी आँख चुंधिया गई और जैसे ही वो इधर उधर करने लगा कि कुछ दिखाई पड़े, वैसे ही मैंने उसके सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। मैं कुल्हाड़ी लेकर घर से चला था। सामान्य रूप से गांव के सभी लोग जंगल से लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी अपने साथ लेकर चलते हैं, तो मैंने सोचा कि कुल्हाड़ी ले चलूँगा तो किसी को शक भी नहीं होगा, और अगर पूछेंगे तो हम बता देंगे कि जंगल जा रहे हैं लकड़ी काटने, दिन में काटने का टाइम नहीं मिला था। उसी कुल्हाड़ी से मैंने सिर पर कस के वार किया। वो ज़मीन पर गिर गया। गिरने के बाद उसके चेहरे और गले पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। जब उसने ये बात बताई, स्वीकारोक्ति की, तो 26 मई 2019 को तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आला कत्ल कुल्हाड़ी इनसे बरामद कर ली गई। 26 मई को भेजा गया और 21 जून को चार्जशीट नंबर 219/19 के साथ सभी बयानात, सभी कागजात और सभी गवाहों के बयान उसके सहित इसे अदालत में दाखिल कर दिया गया। अब आज की घटना। मृतक महेश निरपराध था, अनायास मारा गया। उसका अपराध सिर्फ ये था कि गन्ने की खेत में हलचल देखकर उसने आवाज़ लगाई थी। ना तो उसका लड़के से कोई मतलब था, ना लड़की से कोई मतलब था, पर प्यार में अंधे लड़के ने उसकी जान ले ली। लव बर्ड्स पर निगाह रखना और लव बर्ड्स के जब वो साथ हों तो उसमें खलल डालना कितना महंगा पड़ेगा, ये आज इस घटना से स्पष्ट है। और पुलिस रणुआ मर्डर बताकर पूरे गांव का दोहन करती रही। इसलिए सीख इससे ये है कि लव बर्ड्स, जिन लव बर्ड्स से आपका कोई लेना देना नहीं है, उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। वो जो कर रहे हैं करने दीजिए, आपसे क्या मतलब। सिर्फ आपके देख लेने मात्र से, आपके टोक देने मात्र से, आपके ठिठक जाने मात्र से उनमें से किसी को भी कोई भी शंका हो सकती है, और फिर वही होगा जो आज हुआ। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे, और अगर सहमत नहीं भी हैं तो बताइएगा ज़रूर, मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।